नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ऐसे तो कोई अगर बड़ा घटना घट जाता है तो उस घटना की सच्चाई, उसका तथ्य बाहर आने में बहुत समय लगता है, एकदम आसानी से नहीं आता है। अगर वो घटना संगीन हो, तो कोई बड़ा घटना हो तो उसकी जांच पड़ताल होने में कुछ वक्त लगता है और उसकी सच्चाई बाहर आने में कुछ समय तो जरूर लगता है। लेकिन जिस तरीके से 13 दिसंबर को इस देश की संसद पे एक तरह से इस भारत देश के लोकतंत्र पे जो हमला हुआ, जिन आतंकियों ने हमला किया, उस हमले की सच्चाई और उस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा ये पूरा हमला प्रायोजित करवाया गया था, उसकी सच्चाई इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, इसका किसी ने कल्पना नहीं किया। जी हाँ, जिस तरीके के बयान उस हमलावरों के पक्ष में आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है इस देश में, इसी देश के नेताओं के द्वारा, इसी देश के राजनीतिक दलों के द्वारा और उन नेताओं के द्वारा जो नेता हमला के वक्त इतने घबराए हुए थे कि वो सब कह रहे थे कि यह संसद भवन सुरक्षित नहीं है, आज पता नहीं क्या हो जाता। हमको तो ऐसा लग रहा था कि आज हम लोगों का अंत है। हम लोग इतने डर गए थे। जिन नेताओं को उस हमले से इतना डर लग गया था कि वह इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वही नेता, वही पार्टी किस तरीके से अब इन हमलावरों के पक्ष में खड़ा हो गया है, उसको देखकर और सुनकर अब तो यह स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि यह पूरा हमला एक प्रायोजित था। बड़े उद्देश्य के लिए यह हमला करवाया गया। नहीं तो यह संयोग नहीं हो सकता है कि जिस दिन संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो, ना कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो, ना कोई बिल हो पेश करने के लिए, जिस दिन पूरा सरकार अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो, उसी दिन यह हमला कैसे हुआ। और इस हमला के करने वाले जो इस हमला को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उनका जुराब जिस तरीके से अब धीरे धीरे कड़ी जुड़ती जा रही है, स्पष्ट होता जा रहा है कि इन लोगों का जुराब किन किन लोगों के साथ था, कैसे कैसे संगठनों के साथ था, उससे और स्पष्ट होने लगा है। और जिस तरीके से इस देश का एक बहुत बड़ा नेता उन हमलावरों के पक्ष में जो बयान दिया है, इससे अब कोई शंका नहीं रह जाता है, किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाता है कि यह हमला प्रायोजित था। ऐसे भी यह हमला होते ही बहुत सारे इस देश के लोगों ने कहा कि यह हमला वैसा हमला नहीं है जैसा यह दिख रहा है। यह हमला सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकतंत्र को, भारत के प्रधानमंत्री और इस भारत के बढ़ते हुए साख को नीचा दिखाने के लिए, उस पे धब्बा लगाने के लिए, बदनाम करने के लिए करवाया गया। यह एक बहुत बड़ा साजिश है, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दरअसल 13 दिसंबर वाले हमले के जितने भी आरोपी थे, 13 दिसंबर वाले हमले के जितने भी आरोपी थे, चाहे वो सागर शर्मा हो, मनोरंजन डे हो, नीलम आजाद हो, या अनमोल सिंधे हो, ललित झा हो, या और भी जो लोग हैं, वो सबके सब पकड़े गए हैं। उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है, जैसा इस देश के जनता का मांग था कि यह एक आतंकवादी हमला है और इन लोगों के खिलाफ आतंकवादी धाराओं में ही मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरीके से इस देश का सरकार बहुत ही तत्परता के साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब इन हमलावरों के पक्ष में पूरा कांग्रेसी फौज, पूरा आंदोलन जीवियों का गिरोह और एनजीओ गैंग के लोग एक्टिव हो गए हैं, इनको बचाने के लिए, इनको बेकसूर बताने के लिए, उससे और स्पष्टता आ गई है, कहीं कोई संदेह नहीं बच गया कि यह हमला प्रायोजित नहीं था। जी हाँ, दरअसल इन हमलावरों को बचाने के लिए अब इस देश में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यह सब के सब बेरोजगार युवा था। बेरोजगारी के फ्रस्ट्रेशन में, बेरोजगारी से परेशान होकर अपने आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहता था और इसीलिए इन लोगों ने देश के संसद में घुसकर यह हमला किया। यह कोई अपराधी नहीं है, यह आतंकवादी नहीं है। अब कन्हैया कुमार का ट्वीट देख लीजिए, वो भी कह रहा है कि जो देश की संसद में सुरक्षा चूक हुआ है वह गंभीर मामला है, लेकिन इसको अंजाम देने वाले लोग कोई आतंकवादी नहीं है,
इस देश का आम जन है। जी हाँ, कांग्रेस के चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी हो, उसने भी यही बयान दिया था। ये जो युवक है यह बेरोजगारी की वजह से परेशान था और बेरोजगारी महंगाई से परेशान होकर हताश और निराश होकर इन लोगों ने संसद भवन पर हमला किया है। उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि यह सब के सब बेरोजगार लोग हैं, सरकार के नीतियों से हताश और निराश युवा है जिन्होंने इस तरह के कदम उठाया है। यह कोई आतंकवादी या अपराधी नहीं है। उसी तरीके से योगेंद्र यादव जो कि आंदोलन जीवियों का सरदार है, स्क्रिप्ट राइटर है, इस देश में चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन हो उस आंदोलन में यह आंदोलन जीवी जरूर दिखाई देता है। और यही योगेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी स्क्रिप्ट राइटर है। और यह योगेंद्र यादव मनमोहनी सरकार के दौरान जब सोनिया गांधी जी ने सुपर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सुपर कैबिनेट बनाया था, उस कैबिनेट का भी हिस्सा रहा है। उसने भी इन आरोपियों के बचाव में यही दलील दिया है कि यह सब के सब बेरोजगार युवा है। लेकिन ये सबसे बड़े सवाल नहीं है। सवाल वो है जो युवा के मन में है। तमाम डिग्री होने के बाद, तमाम टेस्ट पास करने के बाद भी एक शिक्षित लड़की को रोजगार क्यों नहीं मिलता? सवाल ये है कि भगत सिंह को आदर्श मानने वाले वो लोग जो महिला पहलवानों का दर्द समझते हैं, मणिपुर का दर्द समझते हैं, जो लोकतंत्र के सवाल उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी के सवाल उठाना चाहते हैं, उन्हें ये रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? ये देश का सवाल है। उसके बाद जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने बयान दिया, सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। उनके बयान के बाद अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यह पूरी तरह से एक बहुत बड़ा साजिश था। इस हमले का स्क्रिप्ट तैयार करवाया गया था। यह हमला पूरी तरह से प्रायोजित था, क्योंकि इस हमले को देश का कोई भी ऐसा आम नागरिक जो कांग्रेसी, वामपंथी या आंदोलन जीवियों का सदस्य ना हो, वो सभी लोग इसको एक आतंकवादी हमला मान रहा है। इस हमलावरों के पक्ष में इस देश का कोई भी राष्ट्रवादी या हिंदू खड़े नहीं हुआ है। किसी ने भी इसका बचाव नहीं किया है। लेकिन अब इसका बचाव कौन कर रहा है? कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, अधीर रंजन चौधरी, अखिलेश यादव, संजय राउत, राहुल गांधी, ये सब इसका बचाव किस लिए कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश है? जो लोग ये कह रहे हैं, जो राहुल गांधी, आज सवाल सिर्फ राहुल गांधी से, जो राहुल गांधी ये कह रहा है कि ये सबके सब बेरोजगार है, तो उसमें एक 42 वर्षीय वामपंथन महिला जो है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन चलाता है, वोट मांगता है, स्टार प्रचारक है, जो आंदोलन जीवी गैंग का एक्टिव मेंबर है, स्टार प्रचारक है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीएए आंदोलन हो या तथाकथित पहलवान आंदोलन हो, इस सब में वो स्टार कैंपेनर रही है। उस सब का स्टार प्रचारक रही है नीलम आजाद। इस नीलम आजाद के लिए कहा जा रहा है कि इसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो इस देश में 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। उससे पहले इसी राहुल गांधी का, उन्हीं के मम्मी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनका सरकार था। जिस समय वह महिला सच में नौकरी करने के लिए हकदार थी, तो फिर उस जिहादन, उस वामपंथन, उस कांग्रेस के प्रचारक, आंदोलन जीवियों का स्टार कैंपेनर नीलम आजाद को नौकरी क्यों नहीं मिला? वो नौकरी क्यों नहीं किया? आज जो इसके लिए कहा जा रहा है कि सब बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी के हताश और निराश में सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ ये लोगों ने संसद में हमला कर दिया, जिसको आज जायज ठहराया जा रहा है, वो भी उस राहुल गांधी के द्वारा, जिनके परिवार के 2 लोगों ने इसी तरीके से किसी न किसी विरोध के वजह से अपना जान गंवा चुके हैं। कम से कम उस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए इस तरीके के हमलों को ऐसे हल्के फलके
मुद्दों से जोड़कर बताना, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं करता है। चाहे लाख कोई आम नागरिक बेरोजगार होगा, कितना भी दिन से वो बेरोजगारी झेल रहा होगा, लेकिन बेरोजगारी के मार से वह किसी विधानसभा या देश के संसद भवन पे बम लेकर हमला नहीं कर देगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो कोई बेरोजगार आंदोलनकारी नहीं, बल्कि वह आतंकी है। नहीं तो फिर इसमें और आतंकवादियों में क्या फर्क है? अगर इसके जगह पे कोई पाकिस्तानी आतंकवादी होता और वह संसद भवन में इस तरीके का हमला कर देता, तो फिर उसको भी तो हम आतंकवादी नहीं कह सकते ना भाई। उसको भी तो कहीं ना कहीं परेशान है किसी चीज से। या तो हो सकता है भारत सरकार के नीतियों से परेशान होगा, या नरेंद्र मोदी जी के वजह से परेशान होगा। किसी न किसी वजह से तो परेशान होगा। तो फिर आप उसको आतंकवादी कैसे कह सकते हो? जब आप इसको आतंकवादी नहीं कह सकते हो तो फिर उसको भी तो आतंकवादी नहीं कह सकते हो ना। लेकिन दरअसल कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से नंगा हो गया है। सिर्फ बयानबाजी नहीं, कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र का एक वकील असीम सरोदे नाम का वह व्यक्ति भाग लिया था। पहले आप उस व्यक्ति को देखिए, उसके बातों को सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम असीम सरोदे है। मैं एडवोकेट हूँ। आज राहुल गांधी के साथ मेरी मुलाकात हुई और पदयात्रा में चलते वक्त मैंने उनको बात कहने की कोशिश की कि महात्मा गांधी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को कुछ प्रोग्राम दिया है, कुछ काम दिया है, और उसके लिए मैंने कहा कि पर्यावरण एक विषय है जो सभी को मंजूर है। हर शहर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो वहाँ की नदी अडॉप्ट करे, नदी को अडॉप्ट करके उसके साथ काम करे, तो लोगों को ये लगेगा कि एक रचनात्मक और मूलभूत कुछ काम हो रहा है। आज भारत को ऐसे पढ़े लिखे हुए लीडर की जरूरत है। महात्मा गांधी की धरोहर है कांग्रेस, और इसलिए हम किसी पक्ष के न होते हुए भी राहुल जी के साथ। भारत जोड़ो ये शब्द से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। कोई लोग बोलते हैं कि भारत टूटा ही नहीं, फिर कैसे जोड़ते हैं? मुझे लगता है कि मन टूट गए हैं। हर परिवार में राजनीतिक पक्ष के आधार पर जो भेदभाव निर्माण हुआ है, उसमें भारत जोड़ो का अभियान और यात्रा बहुत ही जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। यह व्यक्ति असीम सरोदे महाराष्ट्र का एडवोकेट है। यह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था, और इसने अब ऐलान किया है कि संसद हमले के जितने भी आरोपी हैं, उन सबका केस यह वकील लड़ेगा, फ्री में लड़ेगा, क्योंकि इस सब के ऊपर गलत तरीकों से मुकदमा किया गया है। इन लोगों ने जो किया वह आपराधिक घटना नहीं था, उसके पीछे का जो सोच था वो आपराधिक नहीं था। यानी कि अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इन हमलावरों को बचाने के लिए अपना फौज मार्केट में उतार दिया है। तो क्या ये जो हमला हुआ था, जिसमें किसी तरह कोई क्षति नहीं हुआ है, लेकिन यह हमला किसी बड़े संकेत के लिए करवाया गया था? जी हाँ, दरअसल मेरा जो संदेह है वह इसलिए ऐसा है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ पा रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहा है, उससे फ्रस्ट्रेट होकर कांग्रेस पार्टी अब कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। और जिस षड्यंत्र को कवर अप करने के लिए, ढकने के लिए इस तरीके का नाटक किया गया पहले देश में कि संसद पे जो हमला किया है आरोपी, वह बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी की वजह से परेशान था, इसलिए उसने हमला कर दिया था। वो कोई आतंकी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है, उसके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे का मकसद यह है कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी हत्या का जो साजिश रचा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो अलग अलग समयों पे टेलीफोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या खुद कांग्रेस पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश का नेता, जो एक पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो उसे मारना पड़ेगा। जी हाँ, यह कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था, जिसका नाम राजा पटेरिया था। उसने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अगर मोदी को हराना है तो उसको मारना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी का कहीं इसी तरीके का तैयारी तो नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पे उसे नहीं हरा सकता है
और 2024 चुनाव में भी यह स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ रहा है तीसरी बार, तो क्या उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा है? और वो इसलिए कर रहा है कि अगर खुदा न खास्ते प्रधानमंत्री के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाता है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में पूर्व के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ इस तरीके का दुर्घटना हो चुका है, जिसमें से 2 इसी राहुल गांधी के परिवार के हैं। एक तो इनका बाप है और एक इनका दादी। दोनों लोगों के साथ इस तरीके का निर्मम घटनाएं घट चुका है। इसलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं घट सकता है। लेकिन क्या उसी षड्यंत्र को छिपाने के लिए, उसी को लीपापोती करने के लिए पहले से ही ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है इस देश में कि इस देश का युवा इतना परेशान हो गया है नरेंद्र मोदी से, उनके सरकार से, कि देश के संसद तक में हमला कर दिया। अगर कल को कोई इसी तरीके का कोई पागल, कोई आतंकवादी, कोई जिहादी, सागर शर्मा या मनोरंजन डे, अनमोल सिंधे या कोई ललित झा वामपंथी बाभन या कोई नीलम आजाद नाम की कोई जिहादन महिला प्रधानमंत्री के पास जाकर कोई बड़े घटना को अंजाम देता है जिससे प्रधानमंत्री को क्षति पहुंच जाए या हो सकता है कि उनकी जान चली जाए, तो कांग्रेस पार्टी इस देश में यह माहौल बनाएगा, वह कवर अप करेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए घटना हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी से इस देश का युवा परेशान हो गया था, नरेंद्र मोदी की नीतियों से परेशान हो गया था। यह गंभीर सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, इस पूरे हमले को कवर अप करने के लिए अपना बड़ा से बड़ा दिग्गज और पूरा फौज खड़ा कर दिया है, जिस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के इस नैरेटिव को सुनने और समझने के बाद यह आशंका और गहरा होता जा रहा है कि हो न हो कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पे नहीं हरा पा रहा है, हराने में पूरी तरह से विफल है, आगे भी ये नहीं हरा पाएंगे। इसलिए कोई बड़ा साजिश हो सकता है नरेंद्र मोदी के साथ, कोई बड़े साजिश का शिकार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसमें सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, विश्व में जो भी भारत विरोधी है, जिनके लिए भी नरेंद्र मोदी राह का रोड़ा बना हुआ है, उस सबका हित इससे जुड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से इस देश की सत्ता से बाहर हो जाए, या फिर अगर बाहर नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले पंजाब में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उस समय साजिश हुआ था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने साजिश किया था नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक हाईजैक करके रखा गया। जी हाँ, तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके का साजिश नहीं कर सकता, और शायद उसी साजिश को कवर अप करने के लिए, उसको छोटे मोटे घटना बताने के लिए अभी से संसद भवन में इस हमले का नाटक किया गया है, और अब उन आरोपियों को बचाने के लिए पूरा फौज खड़ा किया जा रहा है। नहीं तो धरती पे ऐसे किसी भी देश का विपक्ष नहीं हो सकता है जो अपने संसद भवन के ऊपर हुए हमले का जो दोषी हो उसको बेरोजगार, भटका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड युवा बता रहा हो। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। अगर भारत में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिससे इस देश के सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी को और उनकी जांच एजेंसियों को अलर्ट होने की जरूरत है, और इस हमले को बड़े पैमाने पर ले जाकर जांच करने की जरूरत है कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।